चलो बेटा ए बोलो मतलब पढ़ते हैं। ये बताओ जो कल चैप्टर हुआ था क्या हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए? नहीं लगाए। क्यों? क्या कर रहे हो बेटा? क्वेश्चन लगाते हो हम लोग? नहीं क्लास में बता दूं टेस्ट पेपर बेटा ये बताओ कल जो चैप्टर खत्म हुआ था उस पे आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया किसी बच्चे ने? किसी नहीं लगाया? क्यों नहीं लगा रहा क्वेश्चन? पेपर नहीं देना नीट का? बेटा आप लोग क्वेश्चन लगाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो चैप्टर हुआ अगर क्वेश्चन तो लगा दिया करो, जिससे आपको ये पता लगेगा कि मैंने इस चैप्टर में जो पढ़ा मुझे सारा समझ में आया नहीं आया। तो ये क्वेश्चन लगाने से ये पता लगता है। ठीक है आज हम लोग अब बेटा बोलो मत, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? इकोसिस्टम। ठीक है तो आप लोग नया चैप्टर नाम बता दो इकोसिस्टम। चैप्टर नाम डालो इकोसिस्टम। ठीक है देखो जैसे मैंने बोला था आपको इकोलॉजी से अकेले 15 क्वेश्चन था, सही है? जिसमें आपका जो पहला चैप्टर था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें हमने पढ़ लिया। उसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर था। जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिविजुअल्स होते हैं, सही है? पॉपुलेशन किसे बोलते हैं? बेटा बोलो मत। पॉपुलेशन क्या होता है? कम्युनिटी क्या होती है? सही है? बायोम क्या होता है? बायोस्फीयर क्या होता है? समझा हमने। इसके बाद मैंने बताया कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ मॉडल है वो पढ़े हम लोगों ने, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पढ़े। ठीक है इसके बाद मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये बताया। और ये चैप्टर क्या हो गया? फिनिश हो गया। ऐसे ये भी चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें कुछ बातें पढ़ेंगे इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ इकोसिस्टम है क्या। ये आप लोग इकोसिस्टम के बारे में जानते हो? बताओ मुझे थोड़ा बहुत जानता हूँ, बताओ इकोसिस्टम के बारे में आप लोग क्या जानते हो? बताओ आप भी बताओ। हाँ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर प्रेजेंट इन एन एरिया और इन एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ऐसे बोल सकते हो, लेकिन उसको तो हम कम्युनिटी बोल सकते हैं। कम्युनिटी से बोलते हैं, कम्युनिटी तो बोलते हैं डिफरेंट विलेज एक साथ रहते हैं। लेकिन मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि कम्युनिटी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। बताओ। एबायोटिक बायोटिक फैक्टर मिला के हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है उस टोटल एबायोटिक है, टोटल बायोटिक है, मिला के हम लोग कम्युनिटी बोल सकते हैं उसको। बेटा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आता है, समझो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग एक चीज और ढूंढते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। मतलब वो कम्युनिटी जो होगी उसका एक स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर, और वो फंक्शनल भी होगी। फंक्शनल वाला नाम है। देखो मैं आपको सिंपली बताऊं, आप लोग ये समझते हो कि इकोसिस्टम होता है जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया तालाब का, लेकिन इकोसिस्टम का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, ऐसी जगह, एक एरिया जहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज एक तो इंटरेक्शन से रहती हो, और सेकंड बेटा वो फंक्शनल भी हो। फंक्शन का मतलब होता है वहां से कुछ प्रोडक्टिविटी भी होती हो। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होगा? जैसे तालाब होता है, तालाब होता है वहां पे अगर आप आज कोई इकोसिस्टम स्टार्ट हुआ है, अब आप 10 साल बाद जाओगे तो वहां बहुत सारी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादन, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी हो गई होगी। जैसे प्लांट्स का बायोमास बढ़ा होगा, भाई प्लांट है कोई, अगर उस टाइम छोटे छोटे प्लांट होंगे बाद में वो ट्री बन जाएंगे, सही है? अगर तालाब में मछलियां होंगी तो बहुत सारी मछलियां बन गई होंगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उससे प्रोडक्टिविटी नहीं हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है सिंपली भाषा में जहाँ पे कोई एरिया हो उसकी अलग कम्युनिटी हो, ठीक है, दूसरे से, और सेकंड उससे बेटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल भी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम सिंपली एक जो खेत होता है, खेत जैसे गेहूं का खेत हो गया, वो भी एक इकोसिस्टम अपने आप में। एक तालाब हो गया, वो क्या है अपने आप में? इकोसिस्टम। अरे यहाँ से लेके समझो आप लोग जो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम जो अस्पतालों वगैरह रखे होते हैं, जो फिशेस मछलियां होती हैं तो उसमें बॉक्स में, वो भी अपने आप में क्या है? इकोसिस्टम। क्योंकि उसका भी एटमॉस्फेयर जो वहाँ पे कम्युनिटी अलग है, लेकिन फंक्शनल होना चाहिए, यानी कि उसमें प्रोडक्टिविटी होती हो। समझ गए आप लोग? तो वो क्या होता है? इकोसिस्टम। तो हम लोग यहाँ में पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर क्या क्या होते हैं, ए बायोटिक फैक्टर क्या क्या होते हैं, ठीक है? प्रोड्यूसर कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं, और डीकंपोजर कौन होते हैं। आप लोग कुछ सोचो बेटा, एक बार बताओ, आप लोगों को पता है कि धरती पे दो चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, सही है? अगर मैं नॉन लिविंग को एक सॉइल ले लूं, क्या ले लूं? मिट्टी ले लूं, सही है? तो क्या मिट्टी में वही चीजें तो है जो लिविंग, जिससे लिविंग की बॉडी बनी है? कुछ और थोड़ी ना है। कोई फॉरेस्ट होता है, कोई जंगल होता है, ठीक है? अब देखो मैं समझा रहा हूँ कि फंक्शन कैसे होता है। कोई जंगल है, वहां पे प्लांट्स जो लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स किससे ले रहे हैं? मिट्टी से ले रहे हैं। उसके बाद उनकी लीफ जो होती है कहाँ गिरती हैं? मिट्टी में ही गिरती हैं। वो डीकम्पोज होती हैं और डीकम्पोज के बाद मिट्टी में मिल जाती हैं। उसके बाद से हम लोग धरती पे क्या मरने के बाद कहाँ मिल जाते हैं? मिट्टी में तो मिलना है आप लोगों को। ये तो खाली आपकी 60 साल की जिंदगी मिली है, उसमें ऐसे कर लो जो करना है, ठीक है? वरना कहाँ जाना है? उसके बाद मिट्टी में जाना है। तो ये फंक्शनल हुआ, क्या हुआ? फंक्शनल। एक साइकिल चल रही है, सही है? और उसमें सब लोग क्या कर रहे हैं? अपना अपना काम कर रहे हैं, जो उससे करना होता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे यही पढ़ेंगे, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, और कैसे करके क्या होता है? फंक्शन होता है, क्लियर? तो आप लोगों ने जो हेडिंग डाला क्या? इकोसिस्टम, ठीक है? तो आप लोग इसके नीचे एक पॉइंट लिख दो, अगले पे फिर बढ़ते हैं। ये आप लोग छोटा सा हेडिंग डालो, इकोसिस्टम, हेडिंग डालो इकोसिस्टम, डालो हेडिंग। देखो, इट इज स्ट्रक्चरल, इट इज स्ट्रक्चरल, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। आप लोगों का साइंस पढ़नी हो तो यूपीएससी में आना, मैं पढ़ाऊंगा कल से, कल हैं यूपीएससी क्लास में। आप भी पढ़ाओगे साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में पढ़ाएंगे आप? लेकिन साइंस वाली खाली, साइंस का मतलब यूपीएससी में ये नीट वाली नहीं होती, कॉमन वाली, उसमें सिंपल साइंस तो साइंस होती। जो लोग यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, अगर सोच रहे हैं करने की, तो वो आ सकते हैं। जब से मेरी क्लास लगी मैं बता दूंगा, ठीक है? पक्का करना है, नीट होगी। हाँ, तो फिर आप लोगों को काम ही नहीं होता। चलो कोई बात नहीं बेटा, देखो, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, देख लिया? यूनिट ऑफ नेचर, यूनिट ऑफ नेचर मतलब नेचर का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, सही है? ऑफ नेचर वेयर लिविंग organism interact, where living organism interact among themselves, देख लिया? and also with the surrounding environment, बेटा हम लोग इकोसिस्टम का मतलब समझे क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है कि नेचर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। पहले ये समझो आप लोग, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? जैसे स्ट्रक्चर का मतलब ऐसे हुआ बेटा, अगर मैं तालाब, आप बताओ किसका लूं? जैसे इकोसिस्टम मैंने किसका ले लिया? जंगल का ले लिया, फॉरेस्ट का, ठीक है? किसका ले लिया बेटा? फॉरेस्ट का ले लिया। एक बोलो मत। तो स्ट्रक्चर का मतलब पता क्या होगा? आपको पता है, देखो पहले उसमें क्या होंगे? छोटे पेड़ होंगे भाई, ये सॉइल है, पहले इतने छोटे प्लांट होंगे, उसके बाद इतने बड़े प्लांट होंगे, सही है? उसके बाद और बड़े प्लांट होंगे, तो ये क्या बन रहा है? स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है क्या? सही है? फंक्शनल का मतलब क्या है कि यहाँ से प्रोडक्टिविटी भी होगी, क्या होगी? प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होगा? देखो, यानी कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होगी। जैसे
अगर कोई तालाब है, क्या है, कोई तालाब है, आप लोग आपको पता होगा अभी नरेगा चला था गांव में, चला था, तो साफ सफाई हुई थी तालाब में पूरे सब। अब वहां पे क्या हो, 10 साल तक कुछ ना हो, कितने साल तक, तो आप जब वहां जाएंगे, अभी आपने देखा था खाली वहां मिट्टी थी और वहां पे क्या था, पानी था, लेकिन जब आप 10 साल बाद जाओगे तो वहां आपको बड़े बड़े प्लांट भी मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी, यानी ये कैसा है, फंक्शनल, कैसा है, फंक्शनल, समझ गए आप लोग फंक्शन क्या होते हैं। और आप तालाब में देखोगे तो आपको अगर पहले 5 टाइप की स्पीशीज होंगी, तो 10 साल बाद आप जाओगे तो कम से कम 500 टाइप की स्पीशीज मिलेंगी आपको, समझ गए। और यहाँ पे आपको जो प्लांट पहले यहाँ पे एल्गी थे खाली, लेकिन जब आप 10 साल बाद जाओगे तो यहाँ ब्रायोफाइट भी होंगे, यहाँ टेरिडोफाइट भी होंगे, यहाँ जिम्नोस्पर्म भी होंगे और एंजियोस्पर्म, मतलब ये पूरा फॉरेस्ट बन गया होगा। तो बेटा ये कैसा होगा, फंक्शनल नहीं हो गया। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हर इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं तालाब की बात करूं तो वहां पे आपको देखो छोटी मछलियां होंगी, उससे बड़ी मछलियां होंगी, मछलियों खाने वाले कुछ और एनिमल होंगे, मछलियां इसको खाने वो भी होंगे, तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर हो गया। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है नेचर की वो यूनिट या वो कम्युनिटी जिसकी स्पीशीज एक दूसरे से क्या रखती हो, इंटरेक्ट, क्या रखती हो, इंटरेक्ट। और बेटा उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो भी अलग होता है, क्या होता है, अलग होता है, और उसमें एक दूसरे से इंटरेक्शन हो और साथ में वो कैसा हो, स्ट्रक्चरल हो और क्या हो, फंक्शनल। समझ गए आप लोग। अगर आपसे कोई पूछे इकोसिस्टम क्या होता है, तो आप लोग सिंपल भाषा में ये तक बोल सकते हो कि अगर पापा ने गेहूं लगाए तो गेहूं का खेत भी क्या है, इकोसिस्टम। अगर गेहूं के खेत में वही इंसेक्ट या वही स्पीशीज होंगी जो गेहूं के खेत में होंगी, वो बेटा गन्ने के खेत में नहीं होंगी, लगभग बता रहा हूं मैं। और सेकंड ये तो एक ही चीज हो गई। दूसरी चीज बताऊं आपको मैं, जैसे अगर मान लिया तालाब है, तो क्या है, आपने छोटे पढ़ा होगा पॉन्ड इकोसिस्टम, उसके बारे में बहुत पढ़ा था हाई स्कूल 12th में, ठीक है। तालाब में जो स्पीशीज होंगी, क्या आप माउंटेन्स में जाओगे, क्या वो स्पीशीज आपको वहां मिलेंगी, नहीं, क्योंकि इनका जो फूड चेन है, फूड वेब हो गई, इनका जो रहने का तरीका है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ के हिसाब से, तो वो स्पीशीज यहाँ पे सर्वाइव कर रही है। और यहाँ पे ये क्या होगा, फंक्शनल भी होगा, यानी कि यहाँ पे बायोमास भी मिल रहा होगा। समझ गए आप लोग। तो इकोसिस्टम का मतलब सिंपली होता है कि वो एरिया जहाँ पे जो स्पीशीज रह रही हो, सही है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हो, और सेकंड बेटा वो फंक्शनल भी हो। फंक्शनल का मतलब वहां से कुछ प्रोडक्टिविटी भी होती हो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ इकोसिस्टम, ठीक। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट देखो, सर, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सर अपना नाम लिखवा लो, सर आर्थर टेंसले, लिख लोगे, सर आर्थर टेंसले, ये टेंशन ज्यादा बेसिस क्या बात है, सर आर्थर टेंसले, आर्थर टेंसले दे दे, ठीक है। सर आर्थर टेंसले coined the term ecosystem, coined the term ecosystem, coined C-O-I-N-E-E, ठीक है, coined the term ecosystem। सर आर्थर टेंसले coined the term ecosystem, ठीक है। अब देखो बेटा एक बार बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इकोसिस्टम कितने टाइप का हो सकता है, तो आप लोग बेसिक कैटेगरी बताओगे, दो, कितने बताओगे, दो। एक बताओगे आप लोग टेरेस्ट्रियल, क्या बताओगे, टेरेस्ट्रियल का मतलब स्तरीय, और एक बताओगे एक्वेटिक। अब बेटा एक बार बताओ, टेरेस्ट्रियल के बहुत सारे टाइप होते हैं और एक्वेटिक के बहुत सारे टाइप होंगे, तो आप लोग ब्लैक पेन से एक पॉइंट लिखो बेटा, देखो इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। ये इकोलॉजी में खाली पता किसके बारे में, नेचर के बारे में है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग नेचर लवर बैठे होंगे, क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। आप लोग नेचर लवर नहीं हो क्या? अभी अब तो लोगों की आईडी देखी है, सबके नीचे लिखा होगा नेचर लवर। मैंने कितनी लड़कियों को देखा है नीचे आईडी पे लिखा होगा नेचर लवर। क्या? अरे वो स्टेटस डालते हैं, क्या डालते हैं? बायो। हाँ बायो।
लिखो इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, लिख लिया। तो नंबर 1 ब्लैक में से लिखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? स्थलीय इकोसिस्टम, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और डैश लगा के इसका एग्जांपल लिख लो बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सही है। और इसके एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होगा फॉरेस्ट, कॉमा ग्रासलैंड, यानी कि घास का मैदान होता है जो, ग्रासलैंड, कॉमा डेजर्ट, डेजर्ट लिख लिया, कॉमा गार्डन, और ETC, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ लिखवा दिया आपको नाम, ठीक है। क्या क्या लिखा आपने टेरेस्ट्रियल में? माउंटेन लिख लिया, ग्रासलैंड लिख लिया, डेजर्ट लिख लिया, गार्डन लिख लिया, और क्या लिख लिया? ETC, ठीक है। माउंटेन मैंने बोला था क्या? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब माउंटेन ने लिखा, तो फॉरेस्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना उसमें, लिख लो, ये भी तो एक इकोसिस्टम है। अगर है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला होगा। आपने मुझे माउंटेन बोला था, फॉरेस्ट नहीं बोला। चलो सेकंड लिखो बेटा, सेकंड लिखो एक्वेटिक इकोसिस्टम, ए लिखो एक्वेटिक इकोसिस्टम। आप लोग ऐसी बातें बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, क्या गलत हो जाता है? गलत नहीं सर, आपने नहीं लिखा, फॉरेस्ट आपके बाद में बोला था माउंटेन। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वैसे होता माउंटेन भी तो है बेटा। लिख लिया सेकंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक में कौन कौन से रहेंगे? लिखो, हां पॉन्ड लिखो पहले, एग्जांपल लिखो पॉन्ड, पॉन्ड POND पॉन्ड, कॉमन लेक, कॉमा लगाओ और लिखो ईस्चेरी, क्या लिखा है यार, ये लिखो ES, क्या है झील, इसे झील बोलते हैं ना, हाँ लिख लो ये, कॉमा ओशियन, ओशियन, और इसके बाद लिख लो ETC, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लिख लिया बेटा। अच्छा अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बताओ मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा होता है, मतलब आदमी के द्वारा बनाया हुआ, एक्वेरियम हो जाएगा, गार्डन हो जाएगा, और क्रॉप फील्ड हो जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लो नीचे, कॉमन पॉइंट लिखना बेटा, देखो क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम, एंड एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड and aquarium are some man-made ecosystem, man-made ecosystem। सही है, सही है। अब बेटा देखो एक बात सुनो, आपके पास 2 मंथ बचे हैं, आज ये फरवरी से चली गई ना, मतलब 60 दिन बचे खाली पेपर के, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जितना भी सिलेबस है वो इस महीने में कंप्लीट हो जाए, सही है, और मैं करवा दूंगा कंप्लीट बिल्कुल, कहते जो छूटा हुआ है, जो नया बड़ा है, सब कुछ, ठीक है। मैं आप पे पूरा 1 महीना दूंगा, लेकिन बेटा कभी ये बात किसी कहना मत सिलेबस कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना, मैं तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं ये सिलेबस 2 महीने में करवाऊंगा कंप्लीट, वो नहीं लिख लेना, वरना मैं यही सिलेबस कितने महीने करवाऊंगा, 2 मंथ। तनख्वाह नहीं, तनख्वाह की बात नहीं है, क्लास में डालेंगे कि भाई का सिलेबस हो गया होता, तो वो भी कम हो जाएगा। तो सुनो आपको, लेकिन ज़्यादा से इतना नहीं है, ज़्यादा तक कम आपको होगा, दोनों का भरा हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 मंथ में करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों को कहना है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं, मैं 30 दिन में आपको 15 चैप्टर पूरी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर एंट्री के कोई से 15 चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा। आप लोगों को जोन से लगे, जो चैप्टर लगेंगे रिवाइज द्वारा करने हैं, वो आप मुझे 15 की लिस्ट दे देना आराम से, और मैं 30 दिन में 15 चैप्टर आराम से करवा दूंगा, ठीक है। यानी कि जिससे आपकी पूरी ओवरऑल बायोलॉजी क्या हो जाएगी, कवर। और 15 का मतलब है लगभग जैसे मान लो, सपोज मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको,
क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा दिक्कत है कहाँ पे। जेनेटिक्स। देखो जैसे फर्स्ट यूनिट में मान लो 2 चैप्टर, कितने मान लो 2, एक प्लांट और एनिमल, रिवीजन जिसका करना है उसका बता रहा हूँ। इसके बाद सेकंड यूनिट में 2 चैप्टर मान लो, सही है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी मान लो, ठीक है। थर्ड यूनिट है उससे मुझे लग रहा है 1 चैप्टर मान लो, रेस्पिरेशन, हाँ 2 चैप्टर कर रहा हूँ, हाँ तो 2 उसमें मान लो प्लांट रिलीजन, ठीक है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके बाद सेल वाले में तो 1 चैप्टर मान लो, सेल वाले में तो नहीं, एक मान लो बायोमोलिक्यूल द्वारा करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको सब आती होगी, आप एक बार पढ़ लेना, उसका रहने दो, ठीक है। अगर आपको लगे चैप्टर तो मैं करवा दूंगा। इसके बाद जेनेटिक्स 2 चैप्टर 2 द्वारा करवा देंगे दोनों, ठीक है, प्रिंसिपल्स और मॉलिक्यूलर 2 मान लो। इसके बाद आ जाओ किस पे, क्या बचा, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा, वो तो अभी करेंगे, उसको क्या दोबारा करेंगे, वो तो लास्ट में करेंगे बिल्कुल। तो आपका इकोलॉजी तो ये है ही 3 चैप्टर सरल है बिल्कुल, अभी पढ़ लोगे आराम से। कितने हो रहे हैं, 2 6 7 2 9 बैठ रहे हैं, अभी 6 चैप्टर आपको और मिल जाएंगे पूरी बायोलॉजी, ठीक है। तो आप लोगों का मुझे लग रहा है 15 चैप्टर अगर मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया, इसका मतलब ये है कि आपका बायोलॉजी जब पेपर देने जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा, लगेगा नहीं कि हम पेपर देने बायोलॉजी का किसी तरीके से कठिन तरीके से आए। पहली बार छुट्टी मत करना, दूसरी बात इन 1 महीने में आप लोग पढ़ाई इतनी लग के कर लेना कि जो चैप्टर का रिवीजन करवाएं उसके ओवरऑल का क्वेश्चन लगा के फिर खत्म कर दिया, उसके बाद दोबारा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो आप लोग ये करना, तो मैं सोचूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मार्च में आपका सिलेबस क्या कर लूं, खत्म कर दूं, वो कर भी लूंगा। क्योंकि अभी आपके पास कितने चैप्टर बचे हैं, बायोटेक्नोलॉजी बची 2 चैप्टर, 2 बचे, एक ये बचा है अभी, इसका 2 है मान लो, चलो 4 चैप्टर हो गए, और एनिमल ऑर्गेनाइजेशन वाला एक 2 चलो मान लो, एक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट, हाँ 6 चैप्टर बचे, लगभग इस महीने हो जाएंगे मार्च में आराम से, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस करवा के अप्रैल में रिवीजन करवाएं, ठीक है। बट आप लोगों को ये बात ओपन नहीं करनी, सही है। अगर वो लोग कहें तो कहना हमारा सिलेबस चल रहा है, वो इतनी गहराई नहीं देखते हैं, और देखते तो बच्चों को भला कर रहा हूँ, चलो आपको मैंने कह दिया, ठीक है बेटा। आप लोगों ने लिख लिया मतलब पढ़ लिया, तो ऐसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक शेड्यूल बनाओ, और मेरी अगर मानो तो आप लोग बेटा अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर अच्छे से कर रहे हो तो आप एक टाइम टेबल बना लो, आप बना लो, और 2 महीने फॉलो भी कर लो पागलों की तरह, ठीक है। अपना दिमाग ना लगा के ऐसे मानो कि दुनिया के लिए आप पागल बन जाओ थोड़े दिन के लिए, 2 महीने के लिए। घर वाले कह रहे हैं कि कुछ काम कर लो, मत करो, डांट खा लो, सही है, लेकिन पढ़ाई कर लो। और ये 60 दिन आपके लिए बहुत इफेक्टिव होंगे। मैं रिलेटिव बता रहा हूँ बेटा, जो आपने 1 साल में नहीं किया वो 60 दिन में कर सकते हो, आप पढ़े आराम से, सही है, 2 महीने। लेकिन ये पेपर ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कल पेपर है आज रात में पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये हाई स्कूल इंटर नहीं है, सही है, जो आप कर दोगे। तो आप लोग मेहनत करो, मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छे से मेहनत करो, और कोई आपका डाउट हो कुछ भी हो तो मुझको क्लियर करो, ठीक है। अभी बायोलॉजी और ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करना, करते अपना कर लेना आराम से, मैं बायोलॉजी का बता रहा हूँ, ठीक है। बकाया मुझे पता है कि मुझे कैसे करवाना है। देखो अब आप लोग एक हेडिंग डालो बेटा ब्लैक पेन से, देखो द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखो बेटा अगर हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि इकोसिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम इकोसिस्टम कंपोनेंट की बात करें बेटा, तो 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं कौन से बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। अब हम कहोगे सर आपने उसमें भी तो बताया था एनवायरनमेंट में यही होते हैं बायोटिक बायोटिक, हाँ वही बात है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल होता है, खाली क्या होता है फंक्शनल। तो यहाँ पे देखो बायोटिक होते हैं, बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा लिविंग, ये तो होता है। और एक कौन से होते हैं एबायोटिक, तब तुम अपनी बातों को भूल नहीं क्या आती है, मैंने सोचा पानी को पीता हूँ तो बाटो दे दो। इसके बाद देखो बायोटिक और वरना कर ले जाता हूँ, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में क्या आएगा लिविंग आएंगे,
आवश्यकता एरिया से क्या अप्लाई कर रही होगी? अच्छा देखो बेटा, बायोटेक की अगर बात करें लिविंग की, तो 3 टाइप के लोग रहते हैं धरती पे। कौन कौन से? अगर इकोलॉजी देखते हुए हम बात करें, पहले होते हैं प्रोड्यूसर। कौन होते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट से डायरेक्ट खाना बनाते हैं, ठीक है। तो पहले जो होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर। कौन होते हैं? दूसरे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, सही है। और तीसरा जो होते हैं वो होते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब क्या होता है कि जब कंज्यूमर मर जाते हैं इसके बाद उसको डीकंपोज करने वाले, सही है। और जो कंज्यूमर होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, बोलो मत बेटा, एक बोल रहा है। ये देखो मैंने कहा बायोटेक में लेवल में 3 टाइप के लोग होते हैं धरती पे। एक होते हैं प्रोड्यूसर, एक होते हैं कंज्यूमर, एक होते हैं डीकंपोजर। बेटा कंज्यूमर भी 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, एक होते हैं सेकेंडरी, एक होते हैं टर्शियरी। ये कैसे होते हैं? देखो प्रोड्यूसर तो फूड बनाते हैं, जो फूड बनाते हैं प्रोड्यूसर बोलते हैं। इसके बाद जो प्रोड्यूसर खाते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? और जो प्राइमरी खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? और जो सेकेंडरी खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टर्शियरी। जैसे घास होती है, घास मान लो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। बहुत सॉरी प्रोड्यूसर क्या है? अब घास को कौन खा रहा है? बकरी। तो बकरी क्या हो गई? प्राइमरी कंज्यूमर, सही है। प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा कैसे होते हैं? हर्बीवोरस। कैसे होते हैं? कैसे होंगे बेटा? हर्बीवोरस का मतलब शाकाहारी, सही है। अब बकरी कौन खा रहा है? आरती खा रही है, तो आरती कौन हो गई? सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन हो गई? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्योंकि अब ये बेटा कैसे हो सकते हैं? कार्निवोरस। कैसे हो सकते हैं? ये कभी हर्बीवोरस नहीं होंगे, क्योंकि ये किसको खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? हर्बीवोरस होंगे, शाकाहारी होंगे। तो ये कौन होगा? प्रोड्यूसर। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो खाएगा वो कौन होगा? टर्शियरी। अब आरती कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सबको शेर यहाँ आसपास घूमते हैं तो शेर ने खा लिया, शेर कौन हो गया? टर्शियरी कंज्यूमर। अब शेर जब मरेगा तो उसको डीकंपोज कर देंगे और ये क्या चल रही है? साइकिल चल रही है। समझ गए आप लोग लिविंग का? नॉन लिविंग का हम लोग, नॉन लिविंग का मतलब होता है देखो इसमें एयर आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगा, और बेटा क्या आएगा? एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट आ जाएगी, सही है। सनलाइट वगैरह जो भी है सब एबायोटिक कंपोनेंट है। इसके बाद एक टेम्परेचर, एयर, वाटर, टेम्परेचर, हाँ यही सब चीजें, ठीक है। इतनी एक में कितने आते हैं? एबायोटिक। इन सबको मिला के तो बनता है क्या? इकोसिस्टम। समझ गए? तो आप लोग ऐसे ही टेबल बना लो। एक बनाओ बेटा, अलीना। आपका नाम कौन आता है? अलीना का नाम मुझे 1 साल में याद हुआ है। पढ़ाई कर रही हो? हाँ। तुमने 12th कब किया था? पिछली साल 2023 में। कहाँ से किया? बायोलॉजी ली थी। अब डॉक्टर होगी। ये लड़की बहुत दूर जाती है, उधर साइड में बहुत दूर है। ये आती है, पता है कहाँ से? कहाँ से आती है? पोटा पता है यहाँ अपना 15 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर। अरे 10 अब तुम देखो है मतलब 15 किलोमीटर डिफरेंस है क्या? ये कह दो हाँ बहुत दूर से आती है। यहाँ के बच्चे यहाँ के पीलीभीत के रहने वाले बच्चे अटेंड कर देते हैं। जरा सा सरनद हो रहा है, अरे सरनद आप नहीं जाएंगे। हमारे क्लास में बच्चा था, वो बलकरा था, साइकिल से सुबह 6 बजे स्कूल 20 किलोमीटर।
तो वही तो मैं कह रहा हूँ कितने बच्चे दूर से आते हैं, लेकिन डेली आना 10-12 किलोमीटर ही बहुत हुआ, वो भी साइकिल से आती हो ना, और टेम्पो से आती है, चलो यही बहुत हुआ। तो ऐसे बच्चों को तो बनना चाहिए ना, अरे मतलब कुछ ना कुछ मतलब डॉक्टर बनना चाहिए, जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, सही है। और कुछ बच्चे होते हैं जरा से खाना नहीं खाया तो लोग छुट्टी कर दिया, सर में दर्द हो रहा है छुट्टी कर दी, मम्मी ने आपसे छुट्टी कर दी। तो आप लोग लाइफ में मेहनत करो बेटा, मेहनत के अलावा क्या रखा गया। अब लक्ष्मी बेचारी कितनी मेहनत करती है, खाना बनाना है, वो तो कितना मेहनत करती है, और उस टाइम पे पढ़ाई के बारे में सोच रही है, बहुत बड़ी बात है। आपके अवार्ड मिलेगा, टैबलेट मिलेगा। ओके सर। बेटा आप लोग ये बताओ, ये आप लोग इकोसिस्टम कंपोनेंट समझ गए? यस सर। सही है। बायोटिक, ये बायोटिक, बायोटिक में कौन आएगा? कार्निवोरस होंगे ना। हाँ, ये कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस बोल देंगे। टॉप का मतलब ये घास खाते नहीं होंगे, लेकिन ये खा सकते हैं, घास भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए। और इंसान तो आता है टॉप में, टॉप कार्निवोरस में इंसान सब कुछ खा लेता है। टॉप में कैसा है कि घास खा लेते हैं, प्लांट्स को भी खा लेते हैं। हाँ, प्लांट खा लेते हैं, लेकिन टॉप नहीं आता क्योंकि सब कुछ खा लेते हैं। बकरी, घोड़ा, कुत्ता, कुत्ता सब खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। चाइना को देखो सब खा लेते हैं, कुत्ता खा लेते हैं, सांप खा लेते हैं, हाँ सब कुछ खा लेते हैं। तो इसका मतलब हम किसमें आते हैं? टॉप। चलो वो हम बाद में बात करेंगे, पहले आप लोग ये समझ गए। ए बायोटिक में कौन आएगा बेटा? एयर, वाटर, सॉइल और टेम्परेचर। समझ गए आप लोग? इन सब का इंटरेक्शन और एक दूसरे की फूड चेन, और वो कैसा हो, फंक्शनल हो, उसी को तो बोलते हैं इकोसिस्टम। समझ गए? ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपको इसके लिए हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। सर जी एनर्जी किसमें आएगी? एनर्जी क्या होती है? मतलब वो तो एनर्जी चलो एक फंक्शन हो जाएगा, बताऊंगा अभी आपको। सही। आप लोग हेडिंग डालो इकोसिस्टम, हेडिंग डालो इकोसिस्टम और डैश लगाओ और लिखो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चर या ऐसे लिखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सही है। इकोसिस्टम में हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे बेटा? फंक्शन की, ठीक है। डालिए हेडिंग। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो द टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, द टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल लिखना, द टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर of structural feature of an ecosystem are, of an ecosystem are। मतलब इकोसिस्टम के जो स्ट्रक्चरल फंक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? स्ट्रक्चरल कितने टाइप के, फीचर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो। नंबर 1 लिखो बेटा स्पीशीज कॉम्पोजिशन। क्या लिखो? स्पीशीज कॉम्पोजिशन। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर रहा हूँ? तो पहला क्या हुआ बेटा? स्पीशीज कॉम्पोजिशन। देखो ये आप लोग बहुत सिंपल भाषा में समझ रहे हो आराम से। हर इकोसिस्टम का स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या क्या होता है? अलग अलग। जैसे अगर आप तालाब का इकोसिस्टम में जाओगे तो वहाँ मछलियां मिलेंगी आपको, वहाँ आपको मेढक मिलेंगे, सांप मिलेंगे आपको, सही है। और क्या मिलेंगे? ब्रायोफाइट मिलेंगे। प्लांट में अगर बात करें एल्गी मिलेंगे, ये मिलेंगे अगर आप तालाब का देखोगे। अब आप कहाँ गए? और आप लोग डेजर्ट में गए, कहाँ गए? मतलब रेगिस्तान में गए, और वहां का अगर इकोसिस्टम में जाओगे तो क्या वहां आपको मछली मिलेंगी? नहीं मिलेंगे ना। इसके बाद वहां का मेढक मिलेंगे, वहां और प्लांट होंगे जैसे जीरोफाइट प्लांट होंगे। कैसे होंगे? वहां ऊंट मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ क्या ऊंट मिलेगा? नहीं। इसके बाद यहाँ अलग स्पीशीज होंगी और यहाँ पे क्या होंगी? अलग। तो इसे बोलते हैं स्पीशीज कॉम्पोजिशन। तो ये भी एक टाइप पार्ट होगा किसका? तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर का। समझ गए आप लोग? ठीक है। नंबर 2 बेटा लिखो
नंबर सेकंड लिखो, नंबर 1 लिखिए स्पीड कंपोजिशन, समझिए क्या होता है। नंबर सेकंड लिखो, देखो स्ट्रैटिफिकेशन, क्या लिखो स्ट्रैटिफिकेशन, लिख लोगे स्ट्रैटिफिकेशन। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज। सिंपल भाषा में बोलूं तो मतलब हर एक लेवल पे अरेंजमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे अगर आप मान लिया कहाँ गए, आप लोग हो फॉरेस्ट में, कहाँ हो बेटा फॉरेस्ट, तो सबसे सिंपल एग्जांपल है कि सबसे छोटे प्लांट होंगे पहले, सही है भाई। फॉरेस्ट में ये सॉइल है तो यहाँ पे पहले ब्रायोफाइट होंगे, सही है। इसके बाद क्या होंगे, टेरिडोफाइट होंगे, और इसके बाद जिम्नोस्पर्म होंगे। तो ये क्या हो रहा है बट ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है अलग अलग लेवल पे। तो ये क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन, समझ गए। इसके बाद आप तालाब में गए, कहाँ गए, तो वहां सबसे पहले कुछ आपको फाइटोप्लैंक्टन मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। इसके बाद उनको खाने वाले कुछ और जैसे मछलियां मिलेंगी, छोटी मछलियों को क्या मिलेंगी, बड़ी मछलियां मिलेंगी। बड़ी मछलियों को खाने वाले को क्या मिलेगा, वहाँ मेढक मिल जाएगा, मेढक को खाने वाला सांप मिल जाएगा। तो इसका लेवल जो होगा स्ट्रैटिफिकेशन और इसका होगा वो क्या है, अलग अलग, समझ गए। तो ये भी एक किसको दिखा रहा है, स्ट्रक्चर को। तो आप लोग समझ गए बेटा, स्ट्रक्चर के टाइप होता है सिस्टम का, दो टाइप का, एक होता है स्पीसीज कंपोजिशन, एक होता है स्ट्रैटिफिकेशन। अगर आप लोग स्ट्रैटिफिकेशन ना समझ पाओ तो आप लोग डैश लगा के पॉइंट लिखो, ठीक। देखो इट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन of different species, of different species, of different species, of different species occupying different levels, occupying of different levels, ये गलत हो, of different levels। फिर बोलूं, देखो मैंने बोला इट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स, क्लियर। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो ऐसे लिख लो, सिर्फ हर्ब सिर्फ ट्री, ध्यान रहेगा, हर्ब सिर्फ ट्री, समझ गए नहीं समझ, हर्ब छोटे क्या है बेटा, अरबी तो है, और इसके बाद इससे बड़ी क्या है, सिर्फ, और इसके बाद क्या आते हैं, ट्री। तो ये क्या हो गया, स्ट्रैटिफिकेशन, समझ गए। हर्ब में कौन आते, छोटे झाड़ियां आती हैं, किसमें आती हैं, श्रब में, और उसके बाद क्या होते हैं, ट्री होते हैं, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नहीं स्ट्रक्चर का नहीं, फंक्शन का लिखो। पहले आपने लिखा था इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फीचर, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो वैसे ही देखो, द मेजर फंक्शन, या ब्लैक पेन से लिख लो, फट में डाल दो, हैंग कर दो, देखो द मेजर फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कौन कौन से फंक्शन होते हैं किसके, इकोसिस्टम के। द मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आर, तो कौन कौन से मेजर फंक्शन होते हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 2 में लिखो, तो नंबर 1 लिखो प्रोडक्टिविटी, नंबर 1 क्या लिखो बेटा, प्रोडक्टिविटी। नहीं नंबर 1 ऐसे लिखो, नंबर फंक्शन क्या क्या है अभी सब कुछ सुनाऊंगा एक करके। नंबर 2 लिखो डीकंपोजिशन, क्या लिखो बेटा, डीकंपोजिशन। आप लोग बताओ अगर एक भी इसमें से काम नहीं हुआ तो क्या इकोसिस्टम फंक्शनल रह पाएगा, नहीं। देखिए डीकंपोजिशन। नंबर 3 देखो एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो तो हो रहा है, वरना आप लोग मुर्गा क्यों खाते हो, एनर्जी आ जाएगा, मुर्गा एनर्जी फ्लो। और चौथा देखो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। आपने एक चीज देखी होगी
जैसे कोई अगर गांव में होता है, गांव में किसी का मुर्गा बना हो और तुम्हें पता ना हो मुर्गा खा क्या है और 3-4 लोग खड़े हों, तो एक बार वो कैसी ना किसी तरीके से बोल जरूर देगा। हाँ, वो बता जरूर देगा। इसलिए मैं ज्यादा नाम मुर्गा के लेता हूँ बार बार। जैसे कुछ नहीं खाएगा, ऐसे कहेगा दांतों फंसा हुआ रह गया। अब तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मुर्गा खाया मतलब आज पता नहीं क्या खाया, एक्स्ट्रा ताकत आ गई, ऐसे करेंगे बार बार, ऐसे करेंगे, करते नहीं करते हैं बार बार ऐसे करके आप मुर्गा खा के आए, ऐसे करते ना थोड़ा सा। और बेटा मैं ये बताऊँ, अब देखो अगर कोई साग खा के आया है तो उसे लगेगा मैं साग खा के आया हूँ, कोई नहीं खाएगा, सिंपल सा रहेगा। ऐसा होता नहीं होता है? अब साग होता है 1000 रुपए किलो, मुर्गा होता 10 रुपए किलो, तो आदमी कौन से कहता है साग खा के आया हूँ, आदमी ये दिखता है कैसी महंगी कैसी सस्ती है। ठीक है, चलो ठीक है। तो आप लोग ये बताओ, ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा क्या इकोसिस्टम के? पहला क्या होता है बेटा, प्रोडक्टिविटी। हम लोग क्यों इकोसिस्टम को एक बनाते हैं बताओ, जैसे प्रोडक्टिविटी। सेकंड क्या होता है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब होता है कि चीजें डिकम्पोज तो होना चाहिए तभी तो फंक्शन रहेगा वो। तीसरा होता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो भी होना चाहिए वरना एक सिर्फ फ्लो को खाए। और चौथा क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, साइकिल। तो आप लोग नंबर वन डालो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी नंबर 1 है। देखो मैं एक बात कहूँगा, अगर हम किसी भी इकोसिस्टम का बेसिक सा फंडा देखें कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो वो होती है सनलाइट। क्या होती है, सनलाइट। सनलाइट के बिना कोई भी इकोसिस्टम का फंक्शन हो पाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो कंज्यूमर कहाँ से आएंगे, समझ गए? तो फर्स्ट पॉइंट देखो इसमें, देखो a constant input of solar energy is the basic requirement of any ecosystem to function and sustain। फिर बोलूं क्या? मैंने बोला a constant input of solar energy is the basic requirement of any ecosystem to function and sustain। ठीक है, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शनल बनाने के लिए सबसे जो पहला काम होता है वो कौन करता है, सोलर एनर्जी। समझ गए बेटा? आप लोग खुद सोचो, सस्टेन ये लिखो। आप लोग बताओ, अगर कोई भी आप लोग इकोसिस्टम ले लो, सही, कोई भी इकोसिस्टम, तो उसमें सबसे पहला काम जो प्रोड्यूसर होते हैं वही तो करते हैं, वही तो करेंगे। और प्रोड्यूसर जो खाना बना रहा है वो किससे बना रहा है, सनलाइट से। देखो अगर मैं सिंपल सा फंडा बोलूं कि लाइफ को सरवाइव करने के लिए, पूरी धरती सरवाइव हो रहे हैं, उनको करने के लिए सबसे मेन काम किसका है, तो मैं कहूंगा सन का। अगर सन ना होता तो कुछ भी ना होता, क्योंकि सन नहीं होता सनलाइट नहीं होती, और सनलाइट नहीं होती तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते, नहीं कर पाते। और अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो बेटा आपको दो काम नहीं हो पाते, एक तो फूड चेन नहीं बन पाती कभी, सही है? क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं अगर मुर्गा खा लेते तो मुर्गा फिर तो कुछ खाता, ओवरऑल आना किसको, कहाँ पे है, प्रोड्यूसर पे, यानी कि प्लांट पे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, प्लांट नहीं होते। और दूसरा बेटा आपके लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्या नहीं मिलती, ऑक्सीजन। तो ये, और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किससे होता है, सनलाइट से। तो मैं बोलूंगा लगभग सनलाइट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर किसके लिए, यहाँ पे इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए। क्लियर हुआ? तो इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट दिखाया कि प्रोडक्टिविटी में कि सबसे जो प्राइमरी सोलर एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसके लिए, नेचर के लिए, यानी कि फंक्शनल बनाने के लिए, किसको, इकोसिस्टम को। देखो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर मान लिया तुमने अभी आपने 100 पेड़ लगाए, क्या लगाए, 100 पेड़ पाप करके, सही है, पाप करके, क्योंकि पाप में पेड़ लगाते हैं ना, मतलब
100 पेड़ लगाए। अरे पॉपुलर के दो, लिप्टिस के मान लो, आम के मान लो, किसी के मान लो। अब आपने 100 पेड़ लगाए, आपने मान लिया सपोज खर्चा किया यहाँ पे 50,000, कितना किया होगा नहीं मैं बता रहा हूँ। और बेटा ये 5 साल बाद बिक रहा है 5 लाख की, तो बताओ इससे क्या हो रही है प्रोडक्टिविटी, यही तो प्रोडक्टिविटी। अब ये 5 लाख के बिके क्यों? अब मैं रुपया की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर दो रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बायोमास की। जो प्लांट थे 100 वो हो सकता है उस टाइम 100 किलो की हो, और वो कितने हो 5,000 क्विंटल, तभी तो रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, बायोमास नहीं बढ़ा यहाँ पे, तो यही तो हुई क्या प्रोडक्टिविटी। समझ गए आप लोग, समझ गए। अब इकोसिस्टम की बात करें, अगर इकोसिस्टम की बात करें तो बेटा जैसे आप पॉन्ड होता है, तालाब होता है, क्या होता है तालाब होता है। तालाब में अगर हम आज जाओगे तो सपोज मान लो वहाँ बहुत कम प्लांट है, ठीक है, कम स्पीशीज है वहाँ पे, लेकिन अगर 20 साल बाद वहाँ कोई नहीं जाए, कुछ भी सेंटर ना करे, तो अपने आप से वहाँ पे कम से कम 1000 स्पीशीज रहेंगे और कई टाइप के प्लांट रहेंगे वहाँ पे। तो ये क्या होगा प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ऐसे लिखना, रुक जाओ, ऐसे लिखो G - 2 R - 1, चलो इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब होगा ग्राम पर ईयर। क्या होगा मतलब एक साल में कितने ग्राम प्रोडक्टिविटी हो रही है, ठीक है, ग्राम पर ईयर, ठीक है। और कुछ जगह बेटा ब्रैकेट में लिखना, ऐसे भी लिखा होता है KCAL, इसका मतलब होता है किलो कैलोरी ना, किलो कैलोरी M - 2 और लिखो बाई R - 1, ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है, ठीक है। देखो चलिए बेटा नेक्स्ट देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगला पॉइंट है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हैज टू एस्पेक्ट, देखो दो टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है, कितने टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप की। एक होती है ग्रॉस, क्या होती है ग्रॉस, जिसे बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पहले समझ लो आपको, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एक होती है नंबर सेकंड हम बोले तो नेट, क्या होती है, ये दोनों क्या है समझो पहले, फिर लिखना नाम, ठीक है। अगर मैं नेट का मतलब बताऊं आपको, इसको बोलते हैं एनपीपी, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं जीपीपी, क्या बोलते हैं बेटा। देखो अगर मुझे एनपीपी निकालना है, क्या निकालना है एनपीपी, तो मैं करूंगा इक्वल टू जीपीपी माइनस आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी लॉस। ये क्वेश्चन नीचे मान चुका है, ये सही है, ये इक्वेशन दी थी उन्होंने एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। ये है क्या पहले समझ लो पूरा, ठीक है बेटा। ग्रॉस का मतलब पता है क्या होता है, जितना जितना क्या हो रहा है, जितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है टोटल, किस में आता है ग्रॉस में। और नेट का मतलब ये हुआ कि उसको भाई प्लांट ने अपनी भी तो खर्चा लिया होगा थोड़ा बहुत अपने आप को बढ़ाने में, तो वो क्या होता है आर, जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस, और उसको घटा दो तो बचेगी क्या नेट। अभी भी आप समझो देखो क्या होता है, मान लिया किसी का 5 बीघा खेत है, कितना है
5 बीघा खेत है। अब वो बेटा 5 बीघा में उसके मान लीजिए कितने क्विंटल, 15 क्विंटल धान निकल आया, 20 क्विंटल मान लो, अच्छा खेत है, ठीक है, 20 क्विंटल निकला है। ये 20 क्विंटल क्या है बताओ, 20 क्विंटल मान लिया 40,000 की गिराए, कितने गिराए, तो ये 40,000 कौन सी प्रोडक्टिविटी है, ग्रॉस, ये नेट होना है, समझे बात को। नेट अगर तुम्हें निकालना है तो तुमने जो इसमें लागत तो लगाई होगी, अब तुमने मान लिया 15,000 की लागत लगा दी भाई इसको बड़ा करने में, सही है, तो इसमें से -15 करोगे नहीं करोगे, तो कितना बचेगा 25, तो 25 क्या आया नेट, समझ गए बात कि नेट में ग्रॉस में क्या डिफरेंस है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल प्रोडक्टिविटी और नेट का मतलब होता है उसका आर यानी कि रेस्पिरेटरी लॉस को हटा के, समझ गए। तो आप लोग नंबर 1 देखो बेटा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नंबर 1 देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, देखिए, और ब्रैकेट में लिखो बेटा जीपीपी, क्या लिखो जीपीपी, तभी तो मैं कह रहा हूँ नीट क्वेश्चन कहीं से भी लगता है, आप लोग बहुत आराम से हर पॉइंट को समझा करो, ठीक है, इसी में नोट समझाता हूँ। नंबर 1 लिखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, समझ गए, और नंबर 2 लिखो बेटा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीटी, एनपीटी। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का मतलब होता है, आर का मतलब रेस्पिरेटरी लॉस, मतलब उसने अपनी जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी तो कुछ चीजें खर्च की हैं जो उसको रिटर्न मिल रहा है उसमें से, तो वो हम लॉस कर देते हैं, ठीक है, आर कर देते हैं। अब आप लोग बेटा इसके नीचे लिख लो, ये ग्रॉस समझ गया, बताओ अगर अभी नहीं समझो तो यहाँ पे लिख लो टोटल प्रोडक्टिविटी, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्या है नेट, तो ये वो टोटल होगा दोगे, ये नेट, ठीक है। ऐसे कहते हैं नहीं नेट कितने बचे, कहते नहीं कहते, जैसे किसी की सैलरी 50,000 है, सही है, अब उसका ये तो ग्रॉस हो गया, ग्रॉस का मतलब टोटल आने वाला, अब खर्चा उसका आ रहा है 49,000, तो नेट कितना बचा 1,000, समझ गए, तो वो क्या होगा 1,000 नेट प्रोडक्टिविटी, समझ गए, ठीक है। तो बेटा आप लोग अब इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, तो इसीलिए किसी की बेटा ग्रॉस प्रोडक्टिविटी मत देखा करो, क्या देखा करो नेट प्रोडक्टिविटी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, आर का मतलब क्या है, और क्वेश्चन में यही तो बोला था आर का मतलब क्या है, जो नीट में आया रेस्पिरेटरी लॉस, लिख लोगे एक क्वेश्चन लिख लो, ये एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, सही है। देख लिया बेटा, देख लिया, ठीक है। अब इसके नीचे कॉमन एक पॉइंट लिखो, आपको पता नहीं है कि आपको जो पूरा इतना एटमॉस्फेयर पूरा जो है धरती पे ये कितना प्रोडक्टिविटी दे रहा है, क्या आप अंदाजा कर सकते हो। इस अगर रुपया को जोड़ा जाए तो आप लोग काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो हमें ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, समझो कितना मिल रहा है, बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर, ऑफ द होल बायोस्फीयर का मतलब क्या है, पूरी धरती, ठीक है, पूरी अर्थ, ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली, देखो होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन, कितना है बेटा 170 बिलियन टन, सोचो कितना ज्यादा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन, और ये क्या है बेटा ड्राई वेट है, क्या है, सोचो कितना ज्यादा, यानी कि एक साल में इतना प्रोडक्टिविटी हमें मिल जाता है किससे, इकोसिस्टम से, पूरी धरती पे 170 बिलियन टन ड्राई वेट हर साल मिल रहा है,
170 बिलियन टन की बात हो रही है। पहले सोच तो कितना होगा, 1 बिलियन में कितने होते हैं, 1000 बिलियन। 1000 बिलियन। अब 1000 बिलियन में कितने लाख होते हैं। अगर इसको तुम 10 रुपया किलो के हिसाब से उगाओगे ना, 10 रुपया जोड़ो, अगर 1 रुपया किलो के हिसाब से लगाओगे तो कितना बढ़ जाएगा, 170 बिलियन रुपया बढ़ जाएगा। और इसे हम रुपया में काउंट नहीं कर सकते। समझ गए आप लोग ये बात? ठीक है बेटा, इसके बाद लिखना, लिख लिया आपने 170 बिलियन टन। इसी में लिखो, देखो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसी में लिख लो, कंटिन्यू करो, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सही है, कॉमा लगाओ और लिखो द प्रोडक्टिविटी ऑफ 170 बिलियन। इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन कर लो। सही है, ये भी हो सकता है वो। द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन is only 55 बिलियन टन। 55 बिलियन टन। अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो आप लोग कपड़े पहन के रहो, मतलब ये रह जाएगा। नंगी की बात नहीं कर रहा हूँ, और ज्यादा कपड़े पहनो, समझ रहे हो? मतलब ज्यादा का मतलब बेटा, अभी आप लोग ऐसा नहीं कि स्वेटर निकाल के आराम से मस्त घूम रहे हो, तुरंत करा जाएगा। जितने कपड़े आरती पहनी के कपड़े पहन के रहो, वो स्वेटर पहनिए। और आप लोग क्या करते हो, अलीना की स्वेटर पहनिए। और कौन पहना है? हम लोगों ने क्यों टी-शर्ट पहन रखी है? पहने सही बच्चे स्वेटर, लेकिन ये नहीं पहनी लूंगा। देखो बेटा, ऐसे मत रहो, फिर आ जाएगा। मैं सन तो हॉट है। नहीं, मुझे ज्यादा कपड़े पहनना पसंद नहीं है, बात ये है। और पसंद जल्दी गर्मी आ जाती है। हां, फिर ठंड में आपको बता के तो आएगी नहीं, वो भी कह के आपको। चलो ठीक है, मुझे ठंड थोड़ा बेकार लगती है। बेटा ये समझ गए आप लोग, कहाँ थे हम लोग? 55 बिलियन टन। देखो ओशियन इज ओनली 55 बिलियन टन। सही, सोचो 55 बिलियन टन हमें कहां से मिलता है, ओशियन से। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, समझ गए प्रोडक्टिविटी? बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पे कहीं ध्यान रखना, ग्रॉस और नेट। अब आप लोग नेक्स्ट टाइम क्या करो, डीकंपोजिशन। मैं पंखा तक चल सामने लगा, तुम कह रहे कपड़े पहनने की बात, रात में मंगे आ रहा हूँ बेटा। हम क्या ना डीकंपोजिशन मतलब क्या होता है, बताओ। खत्म नहीं होता है, डिकम्पोज कर देना किसी। डीकंपोजिशन मतलब होता है, डीकंपोजिशन मतलब जैसे आपने देखा है पत्ता है कोई लीफ है या कोई डेथ हुई किसी की, उसका डीकंपोज ना मिट्टी में मिल जाना क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन। वो कैसा होता है, उसमें प्रोसेस होती है। एक बार बताओ बेटा, इधर देखो, पहले समझ लो आपको बेटा। डीकंपोजिशन अगर नहीं होगा तो बताओ, तो क्या सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रहेंगे? एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। भाई अगर सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं प्लांट के लिए, तो प्लांट भी तो जब खत्म हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है, और मिट्टी में जाके मिल रहा है। समझ गए? जैसे आप देखो, सबसे सिंपल बात है, तो गाँव में भूरा होता है, भूरा जैसे मैनूर बोलते हैं। अरे भूरा होता नहीं है, खेतों में लगाते हैं। गोबर नहीं, इसमें सारा कूड़ा होता है, जो भी होता है। ठीक है, वो एक मिट्टी में डाला, वो सॉरी गड्ढे में डाला जाता है। यहाँ डाल दिया सारा कूड़ा, इतना भी है पूरी साल का, वो क्या होता है, डीकंपोज होता रहता है यहाँ पे। और उसके बाद वही तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाद बन जाती है और वही मिट्टी में पड़ जाती है। तो ये क्या हो रहा है, डीकंपोज। तो ये भी एक साइक्लिंग हो रहा है न्यूट्रिएंट्स की। तो जरूरी है कि वहाँ क्या होना चाहिए, डीकंपोजिशन। सही है, अगर डीकंपोजिशन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग फिर कैसे होगी? सही है, तो देखो डिट्राइटस, हाँ डीकंपोजिशन लिखो फर्स्ट पॉइंट, डिट्राइटस। ये पता है क्या होता है डिट्राइटस? ये वो चीज होती है जो भूरा बनने के लिए है, मतलब बेकार है, उसे क्या बोलते हैं, डिट्राइटस। जैसे गोबर हो गया, सही है, वो सब क्या बोलेंगे, डिट्राइटस। देखो डिट्राइटस इज द रॉ मटेरियल,
is the raw material, RW, raw material, raw material for decomposition, for decomposition, for decomposition, ठीक है। तो डिटाइड क्या होता है, डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला, देखो डिकम्पोजिशन एज, डिकम्पोजिशन एज, डिकम्पोजिशन एज, डिकम्पोजिशन एज लार्जली, लार्जली एन एरोबिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होती है बेटा, एरोबिक, क्योंकि ये माइक्रोब्स के द्वारा होती है ना। कैसे होती है, माइक्रोब्स के द्वारा। तो लिखो एरोबिक प्रोसेस। अगर ये एरोबिक है तो क्या बताओ, इसमें ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ेगी, होगी ना, पड़ेगी। तो लिख लो दैट इज इट रिक्वायर ऑक्सीजन, दैट इज ऐसे लिखते हैं, आई ई लिखते हैं, सही, जैसे कि दैट इज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अच्छा एक बार बताओ मुझे, अगर तुमसे कोई ये बोले कि डीकम्पोजिशन के लिए ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? डीकम्पोजिशन के लिए ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करेंगे? सनलाइट, क्या, वाटर, हाँ सही कह रहे हो। क्लाइमेटिक फैक्टर, कैसे, जैसे भूरा बनता है, भूरा तो उससे पहले एक बरसात होना भी होता है, सही है, बरसात हो जाए तब पूरा अच्छा बनता है ना। अब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं बता रहा हूँ लगभग लगभग। दूसरा तो बुरा नहीं बन पाएगा, हाँ। इसके बाद बेटा एक होता है, पहला क्या हो गया, क्लाइमेटिक फैक्टर, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो डिट्राइटस है उसका मटेरियल कौन सा है। अब आपने थैली थैली लिया है, थैली ना नहीं बोला भाई, गोबर होना चाहिए, अच्छे से बनेगा, तो हम बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो दो ऐसे फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो द फैक्टर अफेक्टिंग, द फैक्टर अफेक्टिंग, द फैक्टर अफेक्टिंग, द फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन आर, डिकम्पोजिशन आर, इसमें सारे नाम लिख दिए सब लोगों ने, लिख दिया। जो बच्चे 2 बजे आए, अगर तुम 3:30 बजे आए, 3:30 बजे लिखना, ठीक है, ठीक है बेटा। लिखो द फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन आर, लिख लिया, डैश लगाओ और नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो द केमिकल कॉम्पोजिशन, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस, डिट्राइटस, सही है। तो वो डिपेंड करेगा कि वो किसका बना हुआ है। अब गोबर है तो बहुत जल्दी से आसानी से बन जाएगा। अगर आप क्या है बेटा, अब उसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो डिट्राइटस डिपेंड करेगा डिट्राइटस किस टाइप का है, ठीक है, सही है। तो क्या बहुत जरूरी है। नंबर 2 जो क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, टीपी नहीं आ रहा है, क्लाइमेटिक फैक्टर, समझ गया बेटा। तो 2 फैक्टर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, डिकम्पोजिशन आ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आप लोग अब फिर से हेडिंग डालो, हेडिंग डालो द स्टेप इन द, नहीं हेडिंग डालो द स्टेप इन द, स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर। बेटा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोल लेता है कि बताओ डिकम्पोजिशन की क्या क्या प्रोसेस होती है, सीक्वेंस में बताओ, ठीक है। तो मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको आराम से, ठीक है। देखो द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक है। द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर, सही है। वो आपसे एरो के या फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह के ऑप्शन दे देगा,
और चीजों को लिख के वो तुम देखा होगा, हमें बताना होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले कौन सा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा, ऐसे क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मैं इसे लिखवा दे रहा हूँ वरना चक्कर में पड़ जाओगे वहाँ अगर देख लिया तो। नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो फ्रेगमेंटेशन। नंबर 1 लिखो बेटा, देखो 1 सेकंड थर्ड कैसे लिखो। नंबर 1 लिखो फ्रेगमेंटेशन, देखो आरती फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन सही है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले जो डिटाइड होगा उसका फ्रेगमेंट में डिवाइड होगा। आप लोग सोचो फ्रेगमेंट में क्या होगा, डिवाइड। नंबर 2 लिखो लीचिंग। लीचिंग, लीची आप कौन खाते हो? लीची नहीं खाते हो? लीची नहीं खाते हो बेटा, लीची में वो निकलते हैं कीड़ा। मैं बता दूं तभी नहीं खाते हो, सबको पता ये बात। मैं तो मुझे पता है ना, मैं नहीं बताई कब याद नहीं आ रहा सर, तो बताया था आपने? मैंने बताया था 5 साल पहले, या तो उत्तर प्रदेश में बताया नहीं था, नहीं बताया था, बताया तो मॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा अगर कीड़े निकलते हैं तो वो लीची होते हैं, ध्यान रखना। अमरूद बहुत कम होते हैं, अमरूद को आप देख सकते हो कि इसमें निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन लीची में आप देख सकते हो सफेद कलर का होता है, सफेद कलर का लीची होता है। पहली बात अमरूद क्या पिंक कलर होता है? नहीं, अंदर से होता है सर। अमरूद का अंदाजा लगा सकते हो ये सही है बेकार है, अंदर से रेड नहीं होता है अमरूद, हां देखिए अंदाजा लगा सब सकते नहीं होते हैं हो। सर। अगर साफ है बिल्कुल सही रहता है अमरूद। लेकिन लीची अगर आपने 10 खाई है तो ध्यान रखना 2 में 100% निकलेगा, 100%। हम तो खाते हैं। आप कभी भी लीजिए उसको, आप लोग क्या करते हो ऐसे ऊपर से छीला और अंदर ले ली, उसके बाद ऐसे करके पूरा खा के फिर गुंडी फेंकते हो। आप लोग 10 लीची ऐसे कर सकते हो आराम से, ऐसे करना 10 लीची लेना और 10 लीची को काटना चाकू से, और सफेद सफेद है वो हटाना और वो करना, तो उसमें एक तो सड़ी निकलेगी बिल्कुल, अंदर देखना वो गुटली गुटली उसकी सब बेकार निकलेगी, एक तो 100%। और जब आप जो सफेद होता है उसको ध्यान से देखना, तो आपको देखिए अच्छी जगह से महंगी जगह से लाओ तो लीजिए। अब महंगी सस्ती जगह नहीं कर रहा हूँ, सीजन के हिसाब से एक में बता सकता हूँ कि जब कभी सीजन चल रहा हो, कभी अच्छी हो तो उस टाइम हो सकता है सही हो, लेकिन आपने छुट्टी होती है ज्यादा पकी हुई होती है वो लेनी तो 100% निकलेगी, 100%। मैं इसीलिए लीची कभी नहीं खाता, कभी नहीं। सही है, तो लीची हम लोग खा लिया करो, हम लोग 100 का क्या कौन सा मीठा वो खट्टा लग रहा है, अगर वो होंगी तो कौन से खट्टी लगेगी, आंखें दिख जाती हैं तो बोलते हैं। और ये तो हमेशा खाती रहती है बरसा लीची चाय खाते नहीं, इतने कम खाता टाइम से। अब बच्चे नहीं खाएंगे, अब खाएंगे तो बहुत सोच समझ के कि यार एक तो भाई मिला हुआ है, लेकिन वही बात है घर पे आती तो लगता है खा तो लो यार, देखा जाता है। लेकिन जल्दीबाजी में आपको खाना, ठीक है, आप पहले देखना था। चूड़ी क्या करती है सर? वो आगे से करती है ये क्या है कि वो चोरी होती है, करती क्या है, कुछ नहीं करती, वो तुम्हें तो पता लगा तो तुम्हारे पास चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं बनाना चाहूंगा जिंदा होती है एलिमेंट्री क्लास हमारे घूमेंगी तो सारे सर हमारी बॉडी को खाएंगे अंदर से। खाएंगे कुछ नहीं, तो पता लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो जाएगी मर जाएंगे ना। चलो फिर ठीक है, आप लोग आराम से खा लिया करो, मना नहीं करो, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप अगर सही से खाओ तो आप लोग आधी चीजें खाना बंद कर दो, आधी चीजें ना, दही तो एक अच्छी बात है, वो तो खा सकते हैं, वो तो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं। ये तो मैं अब ये सुड़ी की बात कर रहा हूँ, ये अच्छी है, ये सब ना खा लोगे ऐसे अच्छी हो। तो डॉक्टर कहता है खा लिया करो, आगे दे रहे हो आगे से जाती है तो ठीक आराम है। खाया करो, चश्मा उतर जाएगा। और जब आप मछली खा लेते हो, मुर्गा खा लेते हो, ये भी खा लो, क्या दिक्कत है? बात देखिए, बात और अच्छी बात है सर, मछली और ये हड्डी निकालनी पड़ती है। सही कह रहा है, मुर्गा भी तो कीड़ा मकोड़ा खाता है। इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है, अगले जाके कि फूड चैन क्या क्या होता है, ठीक है, समझाते हैं। बेटा लिखो
पहला क्या होगा फ्रेगमेंटेशन, या इसलिए मैंने बात करी लीचिंग की बात आ गई, लीचिंग, ठीक है। नंबर 10 देखो, लीचिंग मतलब होता है अल्पकम। नंबर 1 लिखो, नंबर 2 देखो ह्यूमिडिफिकेशन, ये क्या लिखा है, और इसके बाद देखो, अरे जो बेटा ह्यूमिडिफिकेशन देख लिया। और 5वां मिनरलाइजेशन, ये बेटा इतनी स्टेप में क्या होता है, क्या होता है इतनी स्टेप में, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन की एक प्रोसेस नहीं होती है, ध्यान रखना। और ये आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा ये। सर लास्ट में क्या लिखा है? मिनरलाइजेशन, सही है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, 90% चांस है। ये स्टेप में ही पूछने को कि फर्स्ट स्टेप क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है, फोर्थ क्या होती है, फाइव। अब मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा समझिए। देखो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कोई लीफ है, क्या है, कोई लीफ है मिट्टी में गिरी, तो गिरने के बाद पहले तो उसका फ्रेगमेंटेशन होगा, क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। दूसरा लीचिंग का मतलब होता है बेटा उसमें पानी जाना, पानी का मतलब है थोड़ा सा यानी कि ड्राई होना चाहिए, वो ड्राई सॉरी थोड़ा सा क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं, अरे पानी मिलना मतलब उसे बोलते हैं लीचिंग। आपको कैसे लिख लो, वाटर का मिलना, इसे बोलते हैं लीचिंग, समझ गए, वाटर का मिलना, सही है। तीसरा क्या होता है, कैटाबॉर्निंग। इसके बाद फिर से कैटाबॉर्निंग होती है, जब वाटर मिल जाएगा तो थोड़ा वो कैसा हो जाएगा, अरे वैसे टाइप का हो जाएगा, नमी वाला हो जाएगा, तो उसका फिर से कैटाबॉर्निंग होगा। इसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो नॉर्मल मटेरियल होगा वो बहुत ज्यादा, जैसे भूरा होता है, भूरा बहुत ज्यादा मुलायम टाइप का हो जाएगा। और मिनरलाइजेशन का मतलब होता है उसमें क्या होगा, मिनरल्स आ जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव एक करके, ठीक है, स्टेप वाइज। क्लियर हुआ, ठीक। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ये होता है भूरा टाइप का, भूरा मतलब ब्लैक ब्लैक टाइप हो जाता है। और इसके बाद मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, सही है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को ये स्टेप वाइज पता होना चाहिए, सही है। तो इतनी स्टेप में क्या बनता है, भूरा बनता है, एक स्टेप में नहीं बनता है, भूरा बनता है, भूरा बोलते हैं गाँव में, हिंदी में कहते हैं भूरा, और इंग्लिश में कहते हैं मैनुअल, क्या बोलते हैं, आदमी द्वारा बनाई हुई खाद। बेटा क्लियर हुआ इतना। अब आप लोग हेड डालो एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, ये कौन सा है, थर्ड है ना, एनर्जी फ्लो। एनर्जी क्या हुआ, कहाँ हुई है, मुझे बता बेटा। एनर्जी को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट बोले थे सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलती है वो कहाँ से आती है, सन से आती है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास, प्लांट के पास होती है। प्लांट्स जो एनर्जी होती है उसे ट्रांसफर करते हैं। आपने एक लॉ पढ़ा होगा फिजिक्स में, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, सही है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती है। ये पढ़ा है आपने, पता था आपको, ठीक है। यानी कि एनर्जी क्या करती है, रूप परिवर्तन करती है लेकिन कभी भी खत्म नष्ट नहीं होती। यही बात यहाँ पे फॉलो होती है, हमेशा एनर्जी क्या होती है, फ्लो होती है। जैसे अगर मान लिया एक समझ लो बेटा, सबसे अगर आपको मिल रहा है कि एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है, तो सन है, क्या है, सन। एक और मान रहा है सन है, सन से अगर मान लिया 1000 जूल मिल रही किसको, प्लांट्स के लिए, किसको मिल रही है, फिर बेटा सन से जो मिलेगी वो प्रोड्यूसर के लिए मिलेगी, मतलब किसको मिलेगी, और प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट, सही। इसको कितना मिल रही है, 1000 जूल मिल रही है, कितना मिल रही है। आप ध्यान रखो हमेशा जो प्रोड्यूसर उठाएगा 10% लॉस होता है, यानी कि ट्रांसफर जो होती है वो कितने परसेंट होती है, 10%। बेटा बात मत करो, 10% ट्रांसफर होगी तो आपको बताओ प्रोड्यूसर को जो खाएगा यानी कौन, प्राइमरी कंज्यूमर कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर।
उसको कितना परसेंट मिलेगी? 1000 का 100 यानी कि 100 जूल। 100 जूल सही है। हाँ। इसके बाद इसको जो खाएगा वो कौन होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर। अब उसको कितना मिलेगी? 10 जूल। 10 जूल। तो ये क्या होता है? एनर्जी का फ्लो होता है लगातार। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्लांट है, प्लांट ने किसको खाया? बकरी ने खाया प्लांट को, और बकरी किसने खाया? शेर। बकरी किसने खाया? शेर ने। चलो ह्यूमन ने खा लिया। ठीक है, नहीं आरती नाम नहीं लेते, आरती का ह्यूमन से क्या होता है? ये देखो ह्यूमन ने खाया। ठीक है, कोई भी ह्यूमन है। ठीक है। अब आप लोग बताओ, आपको एनर्जी क्या ये खाने से मिल रही थी डायरेक्ट ज्यादा, या ये खाने से? प्लांट खाने से। समझ रहे हो? हाँ। हमेशा ध्यान रखना, आप लोग सोचते हो मुर्गा खा के हमारे अंदर एनर्जी आ गई, ये कभी गलत बात होती है। क्योंकि मुर्गा तुम्हारा कौन से लेवल पहुंच रहे हो? सेकंड या थर्ड लेवल पहुंच रहे हो। और आप डायरेक्ट घास को खा रहे हो तो आप लोग फर्स्ट लेवल। तो आप जितना ज्यादा फूड चेन लंबी करोगे उतना ही एनर्जी का फ्लो क्या होता है? कम होता है। समझ गए? तो कभी भी कोई मुर्गा खा के कहे कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई, उससे कहना एनर्जी नहीं है तुम्हारे अंदर, तो खाली टेस्ट के लिए खा रहे हो, पसंद के लिए, ना कि एनर्जी के लिए। ऐसा कुछ नहीं जो मुर्गा खाते हैं तो बहुत तगड़े होते हैं, वरना जैसे गाय हो गई तो खाली घास खाती है, गाय तो टक्कर लेगी। सही है। तो कहीं ना कहीं ये कतई जरूरी नहीं होता कि आप तो मुर्गा खाओगे तो एनर्जी मिलेगी। सही है। मुर्गे से ज्यादा एनर्जी कैसी होती है? साग में। तो आप लोग साग खाया करो। ठीक है, तो बताओ क्लियर? आते हो? आज खाओगी तो तुम्हें एनर्जी आज ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है। सर कह रहे बताते हैं क्या ये कह लेती हमने आप करवा दो, पता है? आप भी कहानी बताते नहीं है साथ की, बता दिया। हाँ ये बात अच्छी करी, आप लोग बता दिया करो। जैसे साग खाया वाला अब आप मोहल्ले में 3-4 लोग बैठे आराम से खाना, आज साग खा के आए तो क्या होगा? हमने खाना नहीं खाया है, बहुत उल्टे उल्टे तो पड़े नहीं पड़े। तुमने आज कह दिया खाना हमने खा लिया, तो कहेंगे आपका मुंह पे बैठे। तब यही कहते हैं। हाँ डॉगी आप सब लोग बताओ बेटा, मुझे पता है कि तुम खा के आए हो। तुम लोग नहीं खाया है? क्यों? कॉलेज गए थे तो बेटा खा के कुछ खाया करो। ठीक है, ऐसे भूखे बैठे रहोगे तो क्या होगा? देखो क्या कह रही है? ठीक है बेटा, आप लोग एनर्जी लिखो सन इज द, हाँ फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी for all ecosystem on earth, for all ecosystem on earth, यानी कि धरती के जितने इकोसिस्टम है बेटा उनका सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन। अब देखो एक बात और समझो, जितना सोलर रेडिएशन आ रहा है उसका जो 50% होता है वो क्या होता है? PAR, जैसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और उसमें से प्लांट जो यूज करते हैं वो कितना करते हैं? 2%। कितना करते हैं? 2%। ये PAR क्या है एक बार समझ लो आप, ठीक है? आपको वैसे मैंने फोटोसिंथेसिस बताया होगा लेकिन फिर भी समझ लो, नहीं बताया? इधर देखो बेटा, ये देखो PAR का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली, क्या होता है? एक्टिव रेडिएशन। क्या होता है? अब ये किताब मान ये कह रही है कि सन से जितना भी रेडिएशन आ रहा है उसका 50% क्या होता है? PAR। क्या होता है? और उसमें से प्लांट भी कितना यूज करते हैं? खाली 2%। कितना करते हैं? 2%। बेटा ये PAR का मतलब होता है, आप लोग सुनो, आपको पता है अलग अलग वेवलेंथ की लाइटें आती हैं, जिसका नैनोमीटर जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। मैंने कहा था आपसे 400 से लेके 400 nm से 700 nm। कितना बेटा? 700 nm।
कि वेवलेंथ की लाइट जो होती है उसके बीच का जो लाइट होता है उसको बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मैंने एक बात और बताई थी, एक होता है PS फर्स्ट और एक होता है PS सेकंड। बेटा ये क्वेश्चन नीचे पिछली बार आया था। PS फर्स्ट जो होता है वो 700 nm की लाइट को ऑब्जर्व करता है और PS सेकंड 680। समझ गए आप लोग? PR क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 400 से लेके 700 nm की जो वेवलेंथ की लाइट होती है सन से आती है उसको ही प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और यूज करते हैं किसमें, फोटो। 400 से अगर नीचे nm की लाइट है, 700 से ऊपर nm की लाइट है तो फोटोसिंथेसिस के लिए कोई भी यूजफुल नहीं है। समझ गए आप लोग? तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखो ओनली अबाउट, लिखो ओनली अबाउट, ये लिखो तो अभी लिख देना पास में, पहले लिख लो ये ओनली अबाउट 50%, 50%, only about 50% of the solar radiation, of the solar radiation, of the solar radiation is PAR, is PAR। अगर फुल फॉर्म ना बताओ तो देख लो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। देखो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। बेटा ले लिया? नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको ना बताओ तो PR के ब्रैकेट में लिखो 400 nm से 700 nm, सही है? ऐसे लिखो 400 nm से 700 nm, 400 nm से 700 nm। देख लिया? ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो देखो प्लांट कैप्चर ओनली, प्लांट कैप्चर ओनली, प्लांट कैप्चर ओनली, प्लांट कैप्चर ओनली 2%, 2%, प्लांट कैप्चर ओनली 2% ऑफ द PAR, ऑफ द। अच्छा कहीं कहीं लिखा होता है 2 से 10%, सही, लेकिन 2 से 10%, लेकिन लगभग लगभग होता है 2% होता है, सही। देखो 2% हटेगा, हटेगा, देखेंगे। और तो मुझे जाना चाहिए जल्दी, हो कह रहे अभी टाइम नहीं होगा, हो गया, हो गया। चलो देखते हैं। इनका मन नहीं लगता है, 1 सेकंड भी ज्यादा इनका बच्चों का किसका नहीं लगता है? तभी तो कहता है कि टाइम हो गया, मन नहीं लगता है आपका? टाइम थोड़ी है, 1 मिनट के बाद मतलब ऐसा लगता है सूझना जल्दी क्लास। आप बेटा पढ़ाई का थोड़ा अपना मैनेज करो। आप 3 घंटे बैठ नहीं पाते हो? काले पानी की जेल है। कितनी अच्छी बात कही बेटा। आप लोग पता है 8-8 घंटे 10 घंटे बैठ नहीं बैठे सालों। 10 बजे से 10 बजे लाइब्रेरी हाँ, लेकिन क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा क्लास में बैठे रहते हैं, चले जाओ। पढ़ते रहते हैं। अभी तुम्हारा काम ही क्या है? पढ़ाई का काम है, पढ़ाई का मजबूरी है क्या? देखो अरे बहुत अच्छे मजबूरी समझते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे पढ़ाई को मजबूरी समझते हैं। पढ़ाई को क्या नहीं समझता? मजबूरी कि यार बेइज्जती हो जाए, ऐसा करते नहीं है? हाँ ऐसा बीएससी के लिए तो कहते हैं, हाँ इसलिए बड़ी होता है, इंटर पास हो जाए फिर दूर हो जाए हैं? और पढ़ाई के बाद क्या लगता है? फिर लगता है नौकरी लग जाए खाली, ऐसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है बेटा तुम्हें लगता है कि ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। सही बात है। उसके बाद भी ये रहते करो, एक चीज आती है जरूरतें, आपने सुना जरूरतें, वो भी पूरी नहीं होती। जरूरतें कभी आदमी कम नहीं होती है, ये हकीकत है बिल्कुल। अभी आपको लग रहा होगा अभी आपको लग रहा होगा डॉक्टर बन जाएंगे, मेरी खाली यही जरूरत है, आप सोच रहे हो डॉक्टर बन जाए, जरूरत यही है। आप डॉक्टर जैसे ही बनोगे आपके सामने कोई नहीं बता जाइए आपकी,
और वो भी कैसे होगी, इम्पोर्टेंट होगी। ऐसा भी नहीं कि हम फालतू सोच रहे हैं। डॉक्टर बनने के बाद सोचोगे यार हॉस्पिटल खोलने, वो जरूरत होगी। हॉस्पिटल के लिए बात क्या करोगे कि यार मरीज बहुत कमा रहे हैं, वो जरूरत है। मतलब जरूरतें बढ़ती जा रही कि यार हमारे पास कम सब है। मेन जरूरत है पैसा, कहीं से भी है। अब पैसा है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ चीजें आती रहती है हमारे लाइफ। सही है, तो जो है उसी में खुश रहना सीखो। आपको अभी क्या करना है, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई खाली सोचो बस, और ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। और जरूर क्या नहीं सोचेंगे। सही है बेटा, देखना 2% ऑफ द PAR एंड ऑल, देखो 2% ऑफ द PAR एंड ऑल ऑर्गेनिज्म, बोलो मत बेटा, and all organisms are dependent for their food, dependent, and all organisms are dependent for their food on producer, लिया प्रोड्यूसर, कॉमा लगाओ, either directly or indirectly, आप लोग देखो एक बात बताऊंगा आपको, either directly और indirectly। देखो एक बात समझो, अगर मैं कहूं कि हर कोई जो भी स्पीशीज हैं धरती पे वो पूरी तरीके से है प्रोड्यूसर पे ही निर्भर, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। डायरेक्टली का मतलब क्या है भाई, जो प्रोड्यूसर खाते हो डायरेक्टली हो सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि अगर तुम कुछ और भी खा रहे हो तो वो प्लांट के ऊपर निर्भर होगा। कभी ऐसा नहीं सकता कि विदाउट प्लांट के कोई भी फूड चेन स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है? सनी सोर्स। सही है, तो पूरी तरीके से जो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है वो हर एक स्पीशीज है, ठीक है। तो टाइम हो गया क्या? कितना हुआ है? इसमें भी 3 हां तो पढ़ लो बेटा, तुम आप लोग समझ गए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लो, देखो द फ्लो ऑफ एनर्जी। ए बेटा बोलो मत, इतना बोलोगे एनसीईआरटी लोगे। देखो द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन ए तो पीछे वाला समझे बैठो, फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर and then to consumer and then to consumer is unidirectional। यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या होता है? एक ही डायरेक्शन, ऐसा नहीं दोनों डायरेक्शन हो जाएगा फिर, ठीक है। इज यूनिडायरेक्शनल and is keeping with the unidirectional, clear, and is keeping with the first law of thermodynamics। क्या देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये किसको फॉलो करता है? एनर्जी फ्लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक है। देख लिया, नेक्स्ट पॉइंट देखो, आज ये भी आई है नहीं सर, घर पे है वो। बेटा छुट्टी हो कर रही हो सर, उसको बहुत दूर पड़ता है, ऐसा बहुत दूर पड़ता है। कहाँ से आती हो? कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर? 1 नहीं होगा, 1 होगा, ज्यादा होगा, 2 से 3 तो 2 का ज्यादा है, क्यों क्या होगी बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो ओनली 10% इज यूटिलाइज्ड
only 10% is utilized. Only 10% is utilized by herbivorous. Herbivorous लिया. Only 10% is utilized by herbivorous and only 10% by primary consumer. 10% by primary consumer. मतलब क्या हुआ कि 10% क्या करते हैं, फ्लो करते हैं. तो इसके बाद देखो आप लोग, इट इज कॉल्ड 10% लॉ. इट इज कॉल्ड 10% लॉ. और ये पता किसने दिया था? लिंडेमैन. इसका मतलब क्या था? किसने दिया था? लिंडेमैन. एक ब्लैक मैन थे, एक लिंडेमैन. सही है, ऐसे लोग हैं साइंटिस्ट के नाम है. साइंटिस्ट का नाम है 10% लॉ. किसने दिया था? दिया था लिंडेमैन. क्या कहाँ गए? ये है कोई अभी तो सॉल्व करेगा. लिख लो लेकिन इतना अच्छा नाम है इसलिए. सही है बेटा. चलो तो इसके बाद हम लोग कर पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं. फूड चैन एंड डालो, एंड डालो फूड चैन, जो हम लोग क्या पढ़ेंगे कल. ठीक है. हाँ कल डालना कोई. अब बताएं आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहो अच्छे से और पर डे कोचिंग आते रहो. ठीक है. बोतल ले जाओ, हम वरना ले जाऊंगा. ये ले ली थी अंजलि, इसको ना मिली अंजलि. दोस्तों मैंने दिया था. हाँ घर ले जानी पड़ी क्योंकि मैं इसको दिखी नहीं. सब साइकिल से निकल गया. वही पानी. सही है. ठीक है बेटा, ये बंद कर देना, ये वीडियो बंद कर दो.